Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will see the buffer solutions. The solution that resists a change in pH upon the addition of small amount of strong acid or base is called buffer solution. This is the definition. यानी कि वो सोल्यूशन जो कि पीएच में तब्दीली को रेजिस्ट करे जब आप इसमें एक स्ट्रांग एसिड या बेस डालते हैं तो इसको हम कहते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक नॉर्मल सोल्यूशन हो, एक ऑर्डिनरी सोल्यूशन हो जिसका पीएच 6 हो, अब अगर आप इसमें HCl ऐड करते हैं तो HCl के एडिशन से चूंकि ये एक स्ट्रांग एसिड है, इसका पीएच डायरेक्टली जो कि है तो ये नीचे आएगा, यानी 3 to 1 डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितनी कंसंट्रेशन में एसिड आपने इसमें सोल्यूशन में ऐड किया है। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी सोल्यूशन हो, यानी उसका भी अगर फॉर एग्जांपल pH 6 या जो भी pH हो, और आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रांग बेस है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप इसमें ऐड करते हैं ऐसे स्ट्रांग बेस के सोल्यूशन, तो इसका ये होगा कि pH जो कि है तो ये फ़ौरन जो कि है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी 10, 11, 12, 13 डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितना जो कि है तो ये बेस ऐड किया है। अब इन दोनों के मुकाबले में अगर आप यहाँ पर बफर सोल्यूशन को देखें तो अगर आप इसमें HCl ऐड करते हैं या आप इसमें NaOH ऐड करते हैं और वही बफर सोल्यूशन जिसका pH हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका 6 pH है, एक एसिडिक बफर है हमारे पास, अब आप इसमें HCl ऐड करते हैं या आप इसमें NaOH ऐड करते हैं तो HCl या NaOH की एडिशन से pH के ऊपर कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें HCl ऐड करेंगे तो pH जो कि है तो अगर ये मतलब ये है कि ये सोल्यूशन pH में चेंज को रेजिस्ट करेगा, HCl pH को नीचे ले जाना चाहता है जबकि बफर सोल्यूशन इसको इसी वैल्यू के ऊपर मेंटेन रखना चाहेगा। लिहाजा HCl के आने से pH जो कि है तो वो इसी तरह कम नहीं होगा जिस तरह ऑर्डिनरी केसेस में कम होता है, और ये इस तरह 5.8, 5.9 यानी कि 6 के राउंड अबाउट ही रहेगा और एसिड की एडिशन से नीचे नहीं जाएगा। अब अगर आप इसमें वही क्या है स्ट्रांग बेस ऐड करते हैं तो स्ट्रांग बेस से भी यही होगा कि pH फ़ौरन क्या है ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, बल्कि ये सोल्यूशन वंस अगेन pH चेंज को रेजिस्ट करेगा। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रांग बेस के डालने से क्या होगा कि pH ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और हार्डली क्या है 6.1, 2, 3, 4 यानी डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, तो बहुत ही कम क्या है तब्दीली मुमकिन होगी अगर आप इसमें यही स्ट्रांग बेस एक मामूली सी क्वांटिटी में आप इसमें ऐड करेंगे। Dear students, in this section we will see the preparation of the buffer solution, that how we can prepare a buffer solution. So हमारे पास बफर सोल्यूशन नॉर्मली दो किस्म के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। सबसे पहले हम एसिडिक बफर को डिस्कस करते हैं। एसिडिक बफर की तैयार करने का तरीका ये है कि आप एक वीक एसिड लें और फिर उसी एसिड का एक हाईली आयनाइजेबल साल्ट लें। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये हमारे पास एक वीक एसिड है, और इसका जो हाईली आयनाइजेबल साल्ट जो कि है तो ये हमारे पास है सोडियम एसीटेट। तो इस तरह अगर आप इन दोनों को एक ख़ास क्वांटिटी में मिलाएंगे तो आपके पास एक ख़ास pH का बफर बनेगा। इस नॉर्मली एक स्पेसिफिक pH का बफर जो हम प्रिपेयर करते हैं तो इसके लिए हम नॉर्मली हेनरिसन इक्वेशन का सहारा लेते हैं, लेकिन वो इक्वेशन हम किसी और टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसिडिक बफर की तैयारी का, तो अगर आप एसिटिक एसिड को यूज़ करेंगे तो एसिटिक एसिड चूँकि एक वीक एसिड है तो ये पार्शियली आयनाइज होगा, और हमारे पास ये जब आयनाइज होगा तो हमारे पास इससे एसीटेट आयन आएगा और हाइड्रोजन आयन आएगा, और इस तरह एक मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा बिटवीन द डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड एसिड। अब अगर आप इसका ये साल्ट भी इसमें ऐड करेंगे तो चूंकि ये एक हाईली आयनाइजेबल साल्ट है, ये पूरा का पूरा क्या होगा टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और हमारे पास एसीटेट आयन और सोडियम आयन आएंगे। तो इस तरह ओवरऑल हमारे पास जो सोल्यूशन में एसिडिक बफर के सोल्यूशन में हमारे पास अगर आप इस किस्म का इसी से आप इन दोनों को मिलाकर एक बफर सोल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन में एसीटेट आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, और हमारे पास जो कि है तो ये अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मौजूद होगा। Dear students, now we will see the preparation of the basic buffers. बेसिक बफर की तैयारी भी बिल्कुल एसिडिक बफर की तरह है, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि ये एक बेसिक बफर है तो हम यहाँ पर वीक बेस को यूज़ करेंगे और फिर उसी बेस का एक हाईली आयनाइजेबल साल्ट को यूज़ किया जाएगा। मिसाल के तौर पर NH4OH हमारे पास एक वीक बेस है और इसका जो हाईली आयनाइजेबल साल्ट है तो वो एमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl है।
NH4OH चूँकि एक वीक बेस है, तो अगर आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास इससे अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं, और इसमें जो कि है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड बेस। लेकिन जब हम इसका ये साल्ट जो कि हाईली आयनाइजेबल साल्ट है चूँकि ये, तो इसको अगर आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो यू विल बी गेटिंग दी अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा और ये एक लिहाज से इरिवर्सिबल होगा उसी कंडीशन के ऊपर कि ये वापस मतलब हमारे पास ये रिएक्शन रिवर्स में आ जाए। तो अब अगर हम क्या है बेसिक बफर बनाएं, अगर हमें बेसिक बफर की ज़रूरत हो तो हम एक ख़ास क्वांटिटी में इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो इससे हमारे पास एक डेफिनेट पीएच का बेसिक बफर बनेगा। इसके लिए भी हम कैलकुलेशन जो कि तो नॉर्मली हेनरिसन इक्वेशन का सहारा लेंगे। इस किस्म के सिस्टम में यानी कि हमारे पास अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन में अमोनियम आयन मौजूद होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, और इसके अलावा हमारे पास जो कि अनडिसोसिएटेड बेस है इसकी भी कुछ क्वांटिटी ज़रूर मौजूद होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी देख चुके हैं बफर सोल्यूशंस और मुख्तलिफ़ किस्म के इसके जो टाइप्स है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। नाउ विल सी दी बफर एक्शन, यानी कि नॉर्म अब हम चूँकि पढ़ चुके हैं कि बफर सोल्यूशन में जब आप एसिड या बेस डालते हैं तो एसिड या बेस के एडिशन से पीएच को वो रेजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसी सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह किस मैकेनिज़्म के ज़रिए से बफर सोल्यूशन जो कि है तो वो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं। इसको हम नॉर्मली बफर एक्शन कहते हैं। प्रॉपर डिफिनीशन इस तरह है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बफर सोल्यूशन ऑन एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज कॉल्ड द बफर एक्शन। यानी कि जब आप किसी बफर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डालते हैं और वो जिस अंदाज से उस पीएच को रेजिस्ट करता है, उस एडिशन को न्यूट्रलाइज करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बफर एक्शन कहते हैं। हम इसकी अब एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द एसिडिक बफर फर्स्ट। तो जैसे कि हम प्रीवियस सेक्शन में देख चुके हैं कि हमारे पास CH3COH और CH3CONA यानी एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है तो वो नॉर्मली एक एसिडिक बफर होता है। और हमारे पास जो कि है तो ये रिएक्शंस इस तरह होंगे इक्वेशंस के CH3COH रिवर्सिबल होगा और ये से हमारे पास एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन आएंगे और ये इक्विलिब्रियम में मौजूद होंगे। जबकि CH3CONA जो कि चूँकि एक हाईली आयनाइजेबल साल्ट है तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू द एसीटेट आयन एंड दी सोडियम आयन। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, HCl को ऐड करते हैं, तो HCl के एडिशन से हमारे पास जो कि है तो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की तादाद बढ़ेगी, जिसके नतीजे में पीएच जो कि है तो वो नीचे जाने का खदशा है। लेकिन चूंकि ये एक बफर सोल्यूशन है, अगर आप यहाँ पर अगर हमारे पास HCl के आने से हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कि है राइट साइड के ऊपर हमारे पास इक्वेशन में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयंस जो कि है तो ये मौजूद है। तो जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो ले शॉर्ट लेयर प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो कि है हाइड्रोजन आयंस की तादाद जब बढ़ेगी तो रिएक्शन जो कि है तो वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में जाएगा और हमारे पास जो कि है तो ये कंबाइन होंगे हाइड्रोजन आयन विद द एसीटेट आयन और हमारे पास इससे बनेगा अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। तो HCl के आने से मतलब जो पीएच को नीचे जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ द हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो कि है तो रिएक्शन के वापस जाने से हाइड्रोजन आयन की तादाद में कोई वाज़ेह इजाफा नहीं हो रहा, लिहाजा पीएच में भी कोई वाज़ेह इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह अगर हम इस तरह करें कि दूसरे केस में अगर हम इसमें एक स्ट्रांग बेस डालते हैं तो स्ट्रांग बेस के आने से सोल्यूशन में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद बढ़ेगी। जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद बढ़ती है तो इससे पीएच जो कि है तो डायरेक्टली क्या है वो ऊपर की तरफ क्या है जाना शुरू करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी क्या है सोल्यूशन में मौजूद है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन और ये हाइड्रोजन आयन आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और वाटर बनाएंगे, लिहाजा पीएच के ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि जितने भी OH आयंस क्या है सोल्यूशन में ऐड हो रहे हैं तो वो हाइड्रोजन आयन जो कि तो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसको वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। इस केस में जब हमारे पास ये ख़त्म होगा, इसकी कंसंट्रेशन मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन इसको कम कर रहा है तो इसके साथ हाइड्रोजन आयन में भी क्या है कमी आ रही है,
नतीजे के तौर पर ये चूंकि हमारे पास अनडिसोसिएटेड एसिड है तो ले शार्टलेयर प्रिंसिपल के मुताबिक जब हाइड्रोजन आयन की तादाद यहाँ पर कम होती है तो ये रिएक्शन क्या है आगे के डायरेक्शन में जाना शुरू करता है और हमारे पास ये अनडिसोसिएटेड एसिड जो क्या है तो ये मज़ीद डिसोसिएट होकर हमारे पास क्या है इसकी कमी क्या है पूरी करती है और इक्विलिब्रियम के आने तक ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा और हमारे पास सोल्यूशन में बतदरीज हाइड्रोजन आयन की तादाद क्या है बढ़ेगी जो पहले जिस तरह मौजूद। डियर स्टूडेंट्स, इसी सेक्शन में हम देखेंगे बफर एक्शन ऑफ द बेसिक बफर्स। जिस तरह के हम पहले देख चुके हैं कि बेसिक बफर्स को तैयार करने का तरीका ये है कि हम एक वीक बेस ले लें और इसका हाईली आयनाइजेबल साल्ट ले। तो जब ये बेस डिसोसिएट होगा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा बिटवीन द अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन एंड द अनडिसोसिएटेड बेस। इस तरह चूंकि ये एक हाईली आयनाइजेबल साल्ट है तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा इनटू द अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब अगर इसी बेसिक बफर में जिसका एक डेफिनेट पीएच होगा अगर इसमें हम एक स्ट्रांग एसिड जैसे कि यहाँ पर HCl है इसको ऐड करेंगे तो HCl तो चूंकि एक स्ट्रांग एसिड है तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा इनटू दी हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। जैसे ये हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में ऐड होंगे तो यही होगा कि इससे पीएच नीचे जाने का खदशा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये एक बफर सोल्यूशन है इसमें हमारे पास ऑलरेडी क्या है हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है तो यही हाइड्रोक्साइड आयन जो कि है इसी हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे। तो इससे ये होगा कि एसिड के आने से जिस तरह पीएच को जाना चाहिए था वैसे नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन जितने भी पानी में यानी कि सोल्यूशन में ऐड हो रहे हैं तो OH आयन जो कि तो इसको ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसके साथ ये भी होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है इसमें कमी भी होगी क्योंकि ये यूटिलाइज हो रहा है हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने में। तो चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ले शार्टलेयर प्रिंसिपल के मुताबिक ये रिएक्शन आगे जाएगा और दोबारा क्या होगा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा जब हमारे पास मजीद बेस डिसोसिएट होकर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड में तब्दील होगा। इसी तरह सोल्यूशन में जो कमी आई थी हाइड्रोजन आयन के आने से हाइड्रोक्साइड आयन में जो कमी आई तो वो इस तरह मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन जाएगा तो इससे ये कमी पूरी होगी और जब ये पूरी हो जाएगी तो दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब इस तरह हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम इसी बेसिक बफर में एक स्ट्रांग बेस डालते हैं तो स्ट्रांग बेस के आने से डेफिनेटली हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ेगी जिससे पीएच जो कि है तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन चूंकि ये एक बफर सोल्यूशन है तो जैसे ही OH की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ती है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर OH कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ले शार्टलेयर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन जो कि है तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा और ये जो डिसोसिएटेड एसिड है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इनटू दी अनडिसोसिएटेड। जो हमारे पास जो अनडिसोसिएटेड बेस है ये जो डिसोसिएटेड बेस है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इनटू दी अनडिसोसिएटेड बेस। इस तरह OH आयन के मतलब ये है कि इसकी जो मिकदार अब सोल्यूशन में चूंकि बढ़ रही थी लेकिन रिएक्शन के रिवर्स जाने से इसकी जो कंसंट्रेशन है तो इसमें वाज़ेह इजाफा नहीं होगा लिहाजा पीएच जो कि है तो इसके ऊपर कोई क्लियर कट असर नहीं पड़ेगा। Now we will briefly see buffer capacity. The extent to which a buffer solution can resist a change in pH is called the buffer capacity. यानी वो हद जिस हद तक एक बफर सोल्यूशन जो कि है पीएच में चेंज को रेजिस्ट कर सकता है तो इसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी कहते हैं इसको। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास क्या है ये एक बफर सिस्टम मौजूद है और अगर आप इसमें बार बार क्या है स्ट्रांग एसिड क्या है ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रांग एसिड के आने से ये होगा कि हमारे पास OH आयन्स की मिकदार में क्या होगी कमी होगी क्योंकि यही OH आयन जो कि इसी हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने में क्या होंगे यूज़ होंगे। लिहाजा रिएक्शन क्या होगा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या है अमोनियम जो कि अमोनिया सोल्यूशन हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी मिकदार में बतदरीज कमी वाक़या होगी क्योंकि रिएक्शन जो कि है OH आयन की कमी की वजह से रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर आप इसमें बार बार HCl की एडिशन करेंगे तो बार बार इसमें क्या है OH आयन्स की कमी होगी और रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा जब हमारे पास सोल्यूशन में हमारे पास जो अनडिसोसिएटेड बेस है इसकी बिल्कुल क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगा ये और फिर कोई रिएक्शन क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा अगर आप इसमें एसिड डाल रहे हैं। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा सोल्यूशन में हमारे पास क्या है OH आयन्स की तादाद भी इसी हाइड्रोजन आयन की वजह से कम होने लगेंगी और पीएच में
پی ایچ بھی جو کہ ہے تو وہ اسٹیبل نہیں رہے گا اور وہ ڈائریکٹلی کیا ہے نیچے کی طرف جانا شروع کرے گا. تو ہر ایک بفر سولوشن کی کیا ہوتی ہے ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیسوسیٹڈ ایسڈ یا بیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمارے پاس جب تک سولوشن میں موجود ہوگا تو بفر کیا مطلب ایکشن شو ہوتا رہے گا. اور جیسے ہی ہمارے پاس انڈیسوسیٹڈ ایسڈ یا بیس ختم ہوگا تو وہی کیا ہوگی بفر کیا جو ایکشن ہے وہ بھی کیا ہے ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور یہی ہم اسی حد کو ہم کہتے ہیں بفر کیپیسٹی.